दोस्तों, आज हम एक खरगोश और इंसानी बच्चे की कहानी सुनाने वाले हैं। खरगोश ने बच्चे के साथ क्या किया, आइए सुनते हैं। बहुत पुराने जमाने की बात है। वो वक्त जब सूरज की रोशनी घड़ी नहीं बताती थी, बल्कि लोगों के चेहरों पर बिखर जाती थी। और जब पेड़ों की छांव में बैठकर सुकून से सांस लेना ही बहुत बड़ी दौलत मानी जाती थी। उसी पुराने जमाने में इस बड़ी सी दुनिया के किसी कोने में एक गहरा और घना जंगल हुआ करता था। वह जंगल इतना पुराना था कि उसके दरख्तों की जड़ें जमीन में नहीं, बल्कि बूढ़ों के सीने में उतरी हुई मालूम होती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ जिनकी शाखें जैसे हवा से बातें करती, नीचे गिरी सूखी पत्तियों की सरसराहट और कोनों से उठती हुई जानवरों की आवाजें कभी दूर से एक चींटी की तरह गूंजती, कभी कान के बेहद पास आकर जैसे जिस्म को चीर जाती। इस जंगल के बीचों बीच एक नहर बहती थी, बिल्कुल सीधी, साफ और मीठे पानी वाली। उस नहर की आवाज इतनी नरम और सुकून देने वाली थी कि सुनने वाला अपनी सारी थकान वहीं छोड़ देता। बच्चे उस पानी में कूदते फांदते, औरतें वहां पानी भरती, मर्द वहीं बैठे बैठे अपनी थकन उतारते। इस जंगल के बिल्कुल किनारे एक बस्ती थी, छोटी सी मगर बहुत प्यारी। कच्चे रास्ते, मिट्टी से बने घर, छतों पर सूखती भुट्टे की बालियां और आंगनों में बैठे बुढ़े बुजुर्ग जिनकी जुबानें किस्सों की खान थी। गांव के बच्चे मिट्टी में खेलते और बूढ़ी दादियां नीम के पेड़ों के नीचे बैठकर तीलियों से बुनाई करतीं। इसी बस्ती में एक जोड़ा रहता था, काशिफ और निमारा। शादी को तकरीबन 14 साल हो चुके थे, मगर उनकी गोद अभी तक सूनी थी। एक भी औलाद नहीं। औरत की उम्र लगभग 335 की रही होगी। चेहरा सुंदर तो था, लेकिन हर वक्त गुस्से में तना रहता। वो औरत इतनी तेज तर्रार थी कि उसके आगे मुर्ग भी बिना पर बोले वापस लौट जाते। किसी की जरा सी बात उसे चुभ जाती थी और जवाब में उसका लहजा तलवार बन जाता था। उसके मिजाज का यह हाल था कि अगर कोई परिंदा भी उसके आंगन में आ जाए तो वह उसे झाड़ू या डंडे से मार भगाती। मुर्गी अगर दाना चुगने आ जाए तो उसे दुत्कार कर भगा देती। किसी की बकरी अगर उसकी देहरी पार कर जाए तो गाली देकर लौटा देती। गांव की औरतें उससे बचकर चलती और बच्चे उसके घर के पास से भागते हुए निकलते। लेकिन उसका शौहर काशिफ, वो तो जैसे उसके बिल्कुल उलट था। सीधा सच्चा, मिजाज ऐसा कि किसी से आंख उठाकर बात ना करे। काम से लौटते हुए अगर कोई घायल परिंदा या जानवर सड़क के किनारे पड़ा देख लेता तो रुककर उसकी मरहम पट्टी करता। कभी कोई बिल्ली, कभी कोई बंदर, कभी कोई कबूतर, वो उनका इलाज करता। उसका दिल बहुत बड़ा था। घर में किसी को बुलाकर खाना खिला देना, फटे कपड़े वाले बच्चे को अपनी कमीज दे देना, और अगर खुद 2 रोटियां हो तो एक किसी भूखे को दे देना। यह उसका तकरीबन रोज का काम था। और अपनी बीवी से भी बार बार कहता, देखो, मजा जिंदगी का सुकून देने में है, छीनने में नहीं। परिंदों को दाना पानी डाल दिया करो, भूखों को खाना खिला दिया करो। मगर बीवी हर बार चिढ़ जाती, उसकी बात काट देती और कहती, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ना तो अपने सीने पर ही वह परिंदे बिठा लो और जाकर किसी गरीब की थाली में बैठकर खुद खाना खा लिया करो। मुझे ना सीख दो यह परिंदों जानवरों की बातें। वो आदमी चुप हो जाता। उसकी आंखों में हल्की सी मायूसी तैरती, लेकिन चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान ना होता। वह जानता था औरत की कोख सुनी है, शायद उसी का असर उसके दिल पर भी हुआ है। मगर फिर भी हर रोज उम्मीद के साथ उसे समझाने की कोशिश करता रहता। कई बार ऐसा होता कि कोई जख्मी परिंदा घर के आंगन में आकर बैठ जाता तो वह आदमी उसे धीरे से उठाकर किनारे रख देता। अगर कोई बिल्ली आई तो उसे दूध दे देता। मगर बीवी हर बार झल्ला जाती, इन जानवरों का घर बना लिया है क्या? यही कमी थी हमारी जिंदगी में। खैर, वक्त गुजरता गया, मगर निम्रा के अंदर जरा सा भी बदलाव नहीं आया। दिन रात, सुबह शाम उसके चेहरे पर वही पुराना गुस्सा, वही चिढ़, वही तिरस्कार। एक शाम की बात है। सूरज अब ढल चुका था। आसमान पर सुनहरी धुंध फैली हुई थी। काशिफ काम से लौट रहा था। रास्ते के किनारे सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट थी। हवा में ठंडक उतरने लगी थी। उसी वक्त उसकी नजर सड़क के एक किनारे पड़ी। एक खरगोश जमीन पर पड़ा था, पूरी तरह जख्मी हालत में। उसके बाजू में बैठी खरगोशनी जैसे रो रही थी, छोटे छोटे पंजों से अपने साथी के जिस्म को हिला रही थी। काशिफ ठिठक गया। उसके भीतर से एक दर्द उभरा, जैसे किसी ने उसके सीने पर हथेली रख दी हो। वो झुककर उस खरगोश के पास गया।
कपड़े के टुकड़े से जख्म साफ किए। फिर अपनी जेब से छोटी सी शीशी निकाली जो हमेशा साथ रखता था, जड़ी बूटी का मरहम। धीरे धीरे उसने पट्टी बांधी और खरगोश को अपनी बाहों में उठा लिया। खरगोशनी पीछे पीछे चलती रही, डरते डरते मगर अपनी जोड़ी को छोड़ने को तैयार नहीं। घर पहुंचकर काशिफ ने आवाज लगाई, निमारा दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और जैसे ही निमारा ने अपने शौहर की गोद में वो खरगोश देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। अब यह क्या उठा लाए हो? घर कोई सराय है क्या? उसने ताना मारा। काशिफ ने नरमी से कहा, यह जख्मी है, मरने वाला था, कुछ दिन रखेंगे, ठीक हो जाएगा। निमरा भड़क गई, गंदगी करेंगे यह, कल इनके बच्चे निकलेंगे, फिर पूरा घर खेत बन जाएगा। अभी भगाती हूं इन दोनों को। काशिफ के चेहरे पर पहली बार नाराजगी उतरी। उसने गुस्से में कहा, खबरदार, अगर इन्हें हाथ भी लगाया, यह बेजुबान है, तुमसे कुछ नहीं कह रहे। अगर मेरे घर में कोई इस तरह का कोई जानवर तकलीफ से आएगा तो मैं उसे बाहर नहीं करूंगा, चाहे वह इंसान हो या जानवर। निम्मरा उसकी आवाज सुनकर कुछ पल को रुक गई। शायद उसने पहली बार अपने शौहर को इतने सख्त लहजे में बोलते देखा था। वह चुप हो गई, मगर उसके चेहरे पर साफ लिखा था, अभी वक्त है, मगर यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। काशिफ ने खरगोश और खरगोशनी दोनों को पुराने लकड़ी के संदूक के पीछे बिठा दिया। वहां उसने सूखी पत्तियां, थोड़ी घास और कपड़े का टुकड़ा बिछाया ताकि वह आराम से रह सकें। हर रोज वह उनके लिए दाना और पानी रखता और कभी कभी उन्हें देखकर मुस्कुराता। वो नर खरगोश अब संभलने लगा था। खरगोशनी उसके पास सिमटी रहती, जैसे उसे डर हो कि कोई फिर चोट न पहुंचा दे। दिन गुजरते गए। खरगोश अब घर में जैसे अपने बन गए थे। काशिफ जब लौटता तो सबसे पहले संदूक के पीछे झांकता और हर बार उस नन्हे से कोने से दो चमकती आंखें उसे देखती, जैसे शुक्रिया कह रही हो। मगर दूसरी तरफ निमरा का गुस्सा अब अंदर ही अंदर उबलने लगा था। हर बार जब वो उन खरगोशों को देखती, उसके भीतर आग सी लग जाती। वह सोचती, मेरे घर में इन जानवरों की हिम्मत कैसे हुई पनपने की। एक दिन वह आंगन में बैठी थी। खरगोश संदूक के पीछे उछल कूद कर रहे थे, धूप में बैठे अपनी सफेद पूंछों को साफ करते हुए। वो मंजर किसी सादगी की तस्वीर जैसा था, मगर निम्रा की आंखों में वह चुभन बन गया। उसने भीतर जाकर एक पुरानी कांच की शीशी निकाली। उसमें झर मिला हुआ था, जिसे कुछ साल पहले चूहों को भगाने के लिए लाया गया था। उसने थोड़ा पानी लिया, उसमें वहीं झर घोल दिया। पानी देखने में बिल्कुल साफ था, कोई रंग नहीं, कोई गंध नहीं। वह प्याला उठाकर बाहर आई और संदूक के पास रख दिया। अब देखती हूं कैसे बचते हैं, वो बुदबुदाई। शाम के वक्त जब काशिफ घर लौटा तो खरगोश अपने ठिकाने के पास बैठे थे। उनकी आंखें प्याले पर थीं। खरगोशनी ने पहले नाक पास लाई, फिर रुकी। नर खरगोश ने भी सूंघा, मगर एकदम से पीछे हट गया। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा और जैसे किसी के इशारे पर पीछे मुड़ गए। निम्मारा ने खिड़की के पीछे से यह सब देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये कैसे समझ गए? अगले दिन उसने फिर वही किया। इस बार प्याले में थोड़ा गुड़ भी मिलाया ताकि खुशबू आए। उसने खुद हंसते हुए कहा, अब तो यह जरूर पिएंगे। मगर शाम को फिर वही मंजर दोहराया गया। खरगोश आए, सूंघा और फिर एकदम से पीछे हट गए। उनके कान तन गए, आंखें किसी अनजाने डर से चौकन्नी हो गईं और फिर दोनों फुदकते हुए दूर चले गए। निम्रा ने मुट्ठी भी ली। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जानवर हैं, मगर समझ शायद कुछ अलग है, उसने जहर भरे लहजे में कहा। काशिफ को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था। वो अब भी हर सुबह उन्हें दाना डालता, पानी रखता और मुस्कुराते हुए कहता, कितनी अजीब बात है, जब से यह घर में आए हैं मेरा मन जैसे हल्का हो गया है। निम्रा का जवाब हमेशा वही होता, हाँ, हल्का तो हो ही गया होगा। घर की इज्जत भी, सुकून भी और मेरा सब्र भी। दिनों दिन उसके अंदर की नफरत गहरी होती जा रही थी। एक शाम उसने फिर चाल चली। इस बार पानी के प्याले की जगह एक छोटी मिट्टी की कटोरी रखी, जिसमें उसने वहीं जहर मिलाया, मगर ऊपर से थोड़ी सी सूखी घास डाल दी ताकि लगे कि किसी ने उनके लिए खुराक रखी हो। रात में जब सब सो गए, वो उठकर खिड़की से देखती रही। खरगोश पास आए, मगर जैसे ही उन्होंने सूंघा, दोनों फौरन पीछे हट गए। नर खरगोश ने अपनी पिछली टांग से जमीन को रगड़ा, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो। फिर दोनों अपने कोने में लौट गए।
निम्रा की आंखों में अब नफरत के साथ साथ हैरानी भी थी। क्या यह मुझे पहचान गए हैं? उसने खुद से कहा। क्या इन्हें यह महसूस हो गया है कि मैं इनकी दुश्मन हूं? उसने जहर भरा पानी उठाया, दीवार पर दे मारा और धीमी आवाज में कहा, अगर जड़ से नहीं मरते तो किसी और तरीके से इनको मारना पड़ेगा। निम्रा की जिंदगी में जो उसकी दुश्मन थी वह थी उसकी अपनी जुबान। जिन लफ्जों से लोग दिल जीतते हैं, निम्रा उन लफ्जों से दिल दुखाया करती थी। शादी के कुछ सालों में ही पूरे गांव में उसकी बदजुबानी का शोर फैल गया था। कभी किसी की औरत को ताना मारना तो कभी बच्चों को गाली दे देना। कई बार तो बिना बात के किसी के घर जा पहुंचना और तू तड़ाक करना, यह उसका रोज का काम था। इसी सिलसिले में गांव के एक घर से उसकी दुश्मनी हो गई थी। वह घर मामूली सा था। 2 भाई, उनकी बीवियां और एक बूढ़ी मां। उनमें से एक की बीवी से निम्रा का झगड़ा बकरी को लेकर हुआ था। निम्रा ने उस औरत की बकरी को झाड़ू से मार दिया था और जब वह औरत गुस्से में बोली तो निम्रा ने उस औरत की मां बेटियों तक को बुरा भला कह दिया। उस झगड़े की आग ने चिंगारी फैलाई और उसी दिन से उस घर के मर्दों ने काशिफ के घर आना जाना छोड़ दिया। वो लोग पहले काशिफ को इज्जत से देखते थे, लेकिन अब निम्रा की वजह से उन्हें काशिफ से भी नफरत हो गई थी। कई बार काशिफ ने खुद जाकर समझाने की कोशिश की, भाई गलती मेरी बीवी की है, मैं तो आप सबकी बात रखता हूं। मगर जवाब में सिर्फ ठंडी नजरें और खामोश पीठ मिली। काशिफ अंदर से टूटने लगा था। वो आदमी जो गांव में एक नरम दिल इंसान था, अब उसी से लोग कतराने लगे थे, और वह भी सिर्फ इसलिए कि उसने एक ऐसी औरत को अपना जीवन साथी बनाया था जिसके लफ्ज तीर से ज्यादा पैनी और आग से ज्यादा जलाने वाले थे। मगर शादी के तकरीबन 15 साल बाद वह वक्त आया जब निम्रा ने अपने दर्द भरे बदन और सख्त दिल के साथ एक बच्चे को जन्म दिया, तो वह मंजर काशिफ की जिंदगी की एक बहुत बड़ी खुशी बन गया। डॉक्टर और दाई ने कहा, बेटा हुआ है। काशिफ की आंखों से आंसू निकल आए। जिसे सालों तक बच्चे की तलाश थी, वो आज अपने गोद में नन्हा जिस्म लेकर बैठा था, कोमल, नरम और मुलायम। गांव के कुछ लोगों को जब पता चला तो वह दबी जुबान में बोले, काश इस घर में कोई बच्चा कभी ना आता। वह औरत तो अब और चिड़चिड़ी हो जाएगी। मगर कुछ औरतें और बुजुर्ग काशिफ की खुशी में शरीक हुए। कई दिनों तक घर में लोगों ने मिठाई खाई, भूखों को खाना खिलाया गया, फटे पुराने कपड़ों वाले बच्चों को नए कपड़े दिए गए। काशिफ ने कुछ जानवरों के लिए भी चारा डलवाया और लोगों के दरवाजे पर जाकर बोला, मेरे फूल की पैदाइश है। लेकिन निम्रा उसके चेहरे पर तो खुशी थी, मगर वो अंदर से नहीं बदली थी। वो अभी भी बेजुबानों से चिढ़ती थी। खरगोश अब भी उसी संदूक के पीछे रहते थे और फूल की पैदाइश के बावजूद निम्रा की नजर उन दोनों पर अब और ज्यादा सख्त हो गई थी। जब वह बच्चे को लेकर आंगन में बैठती और खरगोश उधर से निकलते तो वह गुस्से से बड़बड़ाती, इन मनहूसों को तो अभी तक निकाला नहीं गया, पता नहीं कब इनसे निजात मिलेगी। कई बार तो उसके मन में आता, जैसे पहले इधर रखा था वैसे अब भी कोई नया तरीका सोचूं। मगर अब वह यह काम छुप कर नहीं कर सकती थी, क्योंकि काशिफ ज्यादातर वक्त फूल के आसपास और जानवरों के करीब रहता। उसे अपने बेटे की सांसों में अब वह सुकून मिलने लगा था जो 14 साल की तपिश में खो गया था। वो बेटे को नहलाता, कपड़े पहनाता और फिर दोनों कोने में बैठकर खरगोशों को देखते और कहता, देखो फूल, ये तुम्हारे दोस्त हैं। इस बात को 1 महीने गुजर गया। फूल अब 1 महीना का हो चुका था। उसके गालों में गुलाबी रंगत थी, आंखों में चमक, और हर सुबह वह मुस्कुराकर जागता। लेकिन दूसरी तरफ वो घर जिससे दुश्मनी थी। वो लोग यह सब देखकर जले जा रहे थे। उनकी आंखों में काशिफ और निम्रा के लिए अब नफरत नहीं, हसद उतर आई थी। जिसके नाम से कभी औरतें डरती थीं, आज वही मां बनकर बैठी हैं। उनके बीच बैठा एक जवान बोला, अगर यह फूल नहीं रहेगा तो इनकी खुशी भी नहीं रहेगी। सब खामोश हो गए, मगर उस खामोशी में एक साजिश उठी, एक छुपा हुआ इरादा कि अब इस बच्चे को मिटा देना ही इस दुश्मनी का सबसे बड़ा बदला होगा। एक सुबह की बात थी। काशिफ ने साफ कपड़े पहने, कंधे पर झोला डाला और दरवाजे पर खड़े होकर निम्रा से कहा, मैं 3 दिन के लिए शहर जा रहा हूं, काम मिला है लकड़ी काटने का। देखो फूल का ख्याल रखना, दूध का वक्त ना भूलना और खरगोशों को दाना डाल देना। मुझे भरोसा है तुम पर। निमारा ने आंखें घुमाकर कहा,
तुम्हें भरोसा तो उन जानवरों पर मुझसे ज्यादा है। मेरा नाम भी अब बस बचे हुए वक्त में लिया करते हो। काशिफ ने कुछ ना कहा, बस बेटे को एक बार गोद में लिया, माथा चूमा और निकल गया। घर में अब निमरा और फूल थे, और पीछे कोने में वहीं दो बेजुबान खरगोश और खरगोशनी, जो अब इस घर का हिस्सा बन चुके थे। मगर निमरा की आंखों में अब भी कांटे की तरह चुभते थे। काशिफ के जाने के बाद घर जैसे और भी सुनसान लगने लगा। निमरा अब चुपचाप काम करती, फूल को चारपाई पर लिटाकर कभी आंगन बुहारती तो कभी नदी से पानी भरने जाती। मगर उसकी जुबान अब भी वही थी, जो कभी बर्तन साफ करने वाली औरत को सुनाती तो कभी सामने से गुजरने वाले गरीब लड़के को ताने मारती। एक दिन दोपहर के वक्त वो फूल को चारपाई पर लेटाकर बोली, तू पड़ा रहा, मैं पानी भर के आती हूं, देर नहीं करूंगी। फूल छोटा सा लेटा रहा, छोटी सी नींद में डूबा हुआ। निमरा हाँफती हुई नदी की ओर चल दी। घर के दरवाजे को बस खींच कर लगाया, बंद नहीं किया। आंगन में गर्मी की धूप फैली हुई थी। संदूक के पीछे से खरगोश और खरगोशनी धीरे धीरे बाहर निकले, जैसे हर बार की तरह आंगन में थोड़ी देर घूम लेना चाहते हो। उधर गांव के बाहर कुछ लोग दीवार से टिके खड़े थे, वहीं लोग जिनकी आंखों में अब भी 14 साल पुरानी दुश्मनी की चिंगारी जल रही थी। अब वह सिर्फ काशिफ या निमरा से नहीं, उनकी खुशी से नफरत करने लगे थे। और अब उन्हें एक मौका मिल चुका था। फूल घर में अकेला था और दरवाजा अध खुला। उनमें से एक ने कहा, अब अगर यह मरा तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, और कुत्ता तो जानवर है, उस पर इल्जाम भी नहीं आएगा। वो लोग अपने साथ लाए थे एक चॉकलेटी रंग का बेहद खूंखार और भूखा कुत्ता। वह कुत्ता उनके साथ सालों से था, लेकिन अब उन्होंने उसे हथियार बना लिया था। कुत्ते की आंखों में भूख और वहशत झलक रही थी। उन्होंने उसे हल्की सी ठेल दी और कुत्ता सीधा दरवाजे की तरफ दौड़ा। घर के आंगन में फूल चुपचाप चारपाई पर लेटा था। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ ना बाप, सिर्फ दूर कोने में बैठे दो बेजुबान जिनके पास ना पंजे थे ना दांत। बस एक दिल था और बहुत सारी मोहब्बत। जैसे ही कुत्ता आंगन में दाखिल हुआ, उसकी दबी हुई गुर्राहट ने पूरे माहौल को सुलगा दिया। उसने फूल की तरफ दौड़ लगाई, दांत बाहर, आंखें लाल, पंजे जमीन से रगड़ते हुए। मगर उसी पल छलांग लगाता हुआ खरगोश बीच में कूदा, और उसके पीछे पीछे खरगोशनी भी। कुत्ते को जैसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसका रास्ता रोकेगा। मगर जब खरगोश ने एक सीधी छलांग मारकर उसकी आंख पर पंजा मारा तो उसकी चीख निकल गई। खरगोशनी ने पीछे से उसकी नाक और गर्दन पर हमला किया, छोटे छोटे पंजों से। मगर लगातार बेतहाशा कुत्ता बौखला गया। उसने अपनी गर्दन झटका, लेकिन खरगोशनी अब भी चिपकी हुई थी। खरगोश फिर कूदा और उसकी एक आंख नोच डाली। अब कुत्ता सचमुच डर चुका था। उसने एक तेज भौंक के साथ मुड़कर भागने की कोशिश की। दीवार के पीछे खड़े दुश्मन ये मंजर देखकर हक्के बक्के रह गए। ये क्या हो गया? ये जानवर तो मार रहे हैं कुत्ते को। कुत्ता लौटते हुए दहाड़ रहा था और उसकी एक आंख से खून बह रहा था। वो लोग उसे पकड़कर भाग गए, मुंह पर कपड़ा डालकर। इधर खरगोशनी आकर फूल के सिरहाने बैठ गई। उसका जिस्म कांप रहा था और एक पंजे से खून टपक रहा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सुकून। वो जैसे कह रही थी, तू सोता रह फूल, मैं यहां हूं। खरगोश थोड़ा दूर एक कोने में जाकर बैठ गया। उसके कान तनकर खड़े थे, आंखें लगातार दरवाजे की तरफ थीं, जैसे अब वह एक चौकीदार बन गया हो। धूप अब आंगन से खिसक कर दीवारों पर चढ़ गई थी। घर की मिट्टी गर्म थी, लेकिन उस पर एक नन्ही सी नींद फैली हुई थी। फूल अब भी अपनी चारपाई पर बेसुध सो रहा था। वो यह नहीं जानता था कि उसके सिरहाने बैठी वह खरगोशनी, जो अपनी सांसों से उसकी देखभाल कर रही थी, अब जख्मी हालत में कांप रही है। खरगोश पास ही बैठा था, आंखें चौकन्नी, कान खड़े, जैसे अब भी खतरे की आहट को महसूस कर रहा हो। वो उस तरफ देख रहा था जिधर से कुत्ता गया था। शायद उसे लग रहा था कि दुश्मन फिर लौट सकते हैं। उसी वक्त दरवाजे पर पायल की धीमी छनछनाहट हुई। निम्रा वापस आ चुकी थी। हाथ में लौटा, माथे पर पसीना, लेकिन आंखों में वही पुराना गुस्सा। जैसे ही उसने आंगन में कदम रखा, उसकी नजर अपने बेटे की तरफ गई। चारपाई पर फूल सो रहा था और उसके सिरहाने बैठी थी जख्मी खरगोशनी। उसका एक कान से खून बह रहा था और एक टांग जैसे टूट चुकी थी, मगर फिर भी वह टस से मस नहीं हुई। अपनी जान से बढ़कर अब वह फूल को समझती थी।
निम्रा की आंखें जैसे जल उठीं। उसने एक जहर से भरी फुसफुसाहट में कहा, यह क्या है? ये खून से सनी खरगोशनी मेरे बच्चे के पास क्यों बैठी है? उसने इधर उधर देखा और संदूक के पीछे बैठा खरगोश दिखाई दिया। उसे कुछ समझ ना आया। दिमाग में बस एक ही बात घुस गई, शायद इन दोनों जानवरों में लड़ाई हो गई है और अब यह मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएंगे। उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर रसोई से एक मोटा डंडा उठाया और आंखों में नफरत लेकर खरगोशनी के पास आ खड़ी हुई। खरगोशनी ने देखा, उसकी आंखों में न डर था न शिकवा, बस उम्मीद। शायद उसे लगा कि अब उसे उसकी की मोहब्बत का इनाम मिलेगा, मगर इनाम नहीं मिला, सज्जा मिली। निमरा ने बिना कोई आवाज किए डंडा जोर से उस बेजुबान जानवर पर दे मारा। खरगोशनी तड़प कर जमीन पर गिरी। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बहा और फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। काश उस औरत को मालूम होता कि जिस जानवर को उसने मार दिया उसी ने कुछ घंटे पहले उसके बेटे की जान बचाने की कोशिश की थी। खरगोश ने जब देखा कि उसकी जोड़ी अब जमीन पर पड़ी है, वो भागकर उसके पास आया, नाक से उसे छुआ, जमीन को रगड़ा, फिर सिर ऊपर उठाकर एक लंबा धीमी सिसकती सी आवाज निकाली, जैसे किसी ने उसका दिल चीर दिया हो। निम्रा ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो अंदर गई, हाथ धोए, कपड़े बदले और जैसे कुछ हुआ ही ना हो अपने बेटे के पास बैठ गई। अगले दिन काशिफ अपने थके हुए कंधों और धूल से भरे कपड़ों के साथ घर लौटा। उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा था जो फूल के लिए लाया था। घर में दाखिल होते ही सबसे पहले उसकी नजर संदूक के पीछे गई। खरगोश वहां था, लेकिन अकेला। उसकी आंखें लाल थीं और कान नीचे झुके हुए। काशिफ ठिठक गया, अरे यह अकेला क्यों है? खरगोशनी कहाँ गई? उसने इधर उधर देखा, आंगन, कोने, कमरे, मगर वह कहीं नहीं दिखी। वो सीधा अंदर गया और निम्रा से पूछा कि सिर्फ एक खरगोश है, वो दूसरी कहाँ गई? निम्रा ने अपनी मुंडी घुमाकर ठंडे लहजे में कहा, मैंने उसे मार डाला। क्या? काशिफ का चेहरा एकदम से उतर गया। उसने हमारे बेटे पर हमला किया। अगर वक्त रहते मैं ना आती तो फूल को चोट आ जाती। काशिफ को जैसे किसी ने जड़ से हिला दिया। निम्रा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये जानवर तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो तो हर रोज उसके पास बैठी रहती थी। कैसे मार दिया तुमने? निम्रा का चेहरा तमतम आया। उसने गुस्से से जवाब दिया, अब तुम मुझे झूठा कहोगे। अपनी जानवरों की ज्यादा फिक्र है या अपने बेटे की? काशिफ चुप हो गया। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन निम्रा की बदतमीजी और सख्ती देखकर चुप हो गया। वक्त गुजरता गया। अब काशिफ और निम्रा का घर और भी बदलना शुरू हो गया था। कुछ उस बच्चे की सादगी से, कुछ उस बेजुबान खरगोश की वफादारी से। अब अक्सर ऐसा होता कि जब निम्रा पानी भरने या घर से बाहर जाती तो आंगन में चारपाई पर लेटा हुआ फूल अकेला नहीं होता। थोड़ी देर बाद मिट्टी के रास्ते से फुदकता हुआ वहीं खरगोश आता। धीरे धीरे बच्चे के पास जाकर उसकी उंगलियों को अपनी नरम जुबान से छूता। कभी उसके गाल पर मुंह लगाकर उसे सहलाता, तो कभी अपनी सफेद पूंछ को धीरे धीरे हिलाकर उसके चेहरे पर हवा करता। फूल खिलखिलाकर हंसता था। वो अपनी छोटी छोटी हथेलियों से खरगोश के कान पकड़ने की कोशिश करता, फिर खुद को उसकी पीठ पर गिरा देता। काशिफ जब यह सब देखता तो उसकी आंखों में वह सुकून आ जाता जो ना किसी दौलत में है, ना किसी पैसे में। बस एक बाप की आंखों में अपने बेटे की दोस्ती देखकर पैदा होता है। धीरे धीरे फूल बड़ा होने लगा। अब वह 2 साल का हो चुका था। छोटे छोटे कदमों से लंगड़ाता हुआ चलता, कभी गिरता, कभी हंसता, और सबसे ज्यादा हंसता जब खरगोश उसके पास होता। उसके लिए वह खरगोश अब कोई जानवर नहीं था, वह उसका पहला दोस्त था। जब वह खाना खाता तो 2 रोटियां लेता, एक खुद के लिए, एक मिट्टी की थाली में खरगोश के लिए रखता। कभी शाम को जब धूप आंगन से खिसकती तो वह उसे गोदी में भरकर कहता, चल चल धूप में बैठते हैं। कई बार गांव की औरतें कहती, अरे यह बच्चा तो खरगोश की तरह ही खेलने लगा है। औरतें हंसती थीं, मगर निम्रा का चेहरा तन जाता था। निम्रा अब भी नहीं बदली थी। उसके लिए यह दोस्ती एक बोझ थी, एक जहर जैसा रिश्ता जो हर रोज उसकी आंखों में चुभता था। उसे लगता था एक जानवर को बच्चा इतना क्यों चाहता है, कहीं यह जानवर इस पर कोई असर ना डाल दे, और अगर मर गया तो मेरा बेटा रोएगा। उस वक्त कौन संभालेगा? मगर वह सब कुछ अपने तक रखती। काशिफ की मौजूदगी अब भी एक दीवार बनी हुई थी,
जिसके आगे वह खरगोश को हाथ नहीं लगा सकती थी। काशिफ अब भी हर शाम दाना और पानी उसी संदूक के पास रखता। वह अब बूढ़ा हो चला था, मगर उसकी दोस्ती अभी तक थकी नहीं थी। साल दर साल बीतते गए। वो बच्चा जो कभी 2 साल का था, अब 20 साल का हो चुका था। लंबा, सुंदर, समझदार और बेहद नरम दिल। गांव के लोग कहते, फूल का चेहरा भले बाप पर हो, मगर दिल किसी राजा की तरह का है। वह लोगों की मदद करता, जानवरों से प्यार करता और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता। मगर उसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह आज भी उसी खरगोश से उतना ही जुड़ा था जैसे 2 साल की उम्र में था। जब भी बाहर जाता, खरगोश उसके साथ होता। घूमने निकलता तो उसे गोदी में उठाकर खेतों में ले जाता। अगर किसी दिन वह बीमार होता तो खरगोश उसके पास बैठकर उसकी हथेली पर सिर रख देता। अब गांव वाले भी कहते, इस लड़के की परवरिश में उस जानवर का भी हिस्सा है। जहां फूल एक नौजवान बना चुका था, वहीं वह खरगोश अब बूढ़ा हो चुका था। उसके कान पहले से धीमे थे, आंखों में धुंध थी और पैर थकने लगे थे, मगर उसके दिल में फूल के लिए वही मोहब्बत बाकी थी। वह जानता था कि इस घर की औरत अब भी उससे नफरत करती है, मगर वह यह भी जानता था कि काशिफ अब भी उसे दाना डालता है और फूल अब भी उसे अपना दोस्त मानता है। शायद इसीलिए वह हर रोज अपने कांपते कदमों के साथ फूल के पीछे पीछे चलता रहता, बिना शिकायत, बिना थकावट, बिना उम्मीद के, बस एक दोस्त की तरह। वक्त गुजरता रहा, दिन महीने में बदले, महीने सालों में। अब वह वक्त था जब वह मियां, बीवी काशिफ और निम्रा, जिनकी जिंदगी कभी औलाद की तलब में सुनी रही थी, आज अपने जवान बेटे फूल के साथ एक मुकम्मल सी तस्वीर बन चुके थे। काशिफ अब थोड़ा झुकने लगा था। चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में चैन था। उसने अपने बेटे को सलीके से बड़ा होते देखा था। इज्जत, तहजीब, सादगी और सबसे बढ़कर इंसानियत में ढला हुआ। और फूल भी अपने माँ बाप की इज्जत करता, बड़ों का लिहाज करता। और अब तो गांव के लोग उसे बहुत समझदार नौजवान कहने लगे थे। घर के अंदर का माहौल भी बदल गया था, या कम से कम ऊपर से तो यही लगता था। आंगन में अब पहले जैसी खामोशी नहीं थी। कहीं ना कहीं फूल की हंसी, उसकी बातों, उसकी हल्की फुल्की चुटकियों ने उस घर में जैसे रौनक आ गई थी। और अब भी वही एक वफादार साथी, वह पुराना खरगोश जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, फूल के साथ हर वक्त देखा जाता। गांव वाले कहते थे जैसे परछाई हो, इसकी यह जहां जाता है वहीं यह जाता है। फूल भी अपने खरगोश को दोस्त नहीं, भाई जैसा मानता। जहां बैठता वहीं पास में उसे भी बैठने को कहता। कभी खेत जाता तो गोदी में उठा लेता, कभी बरामदे में धूप सेकने बैठता तो खरगोश को अपने पैरों के पास बिठाता। मगर इन तमाम सुकून भरे मंजरों के पीछे एक पुराना झर अब भी सांस ले रहा था। वह पुरानी दुश्मनी जो उस औरत की जुबान से शुरू हुई थी और अब तक सुलगी हुई थी। गांव का वह दूसरा घर जिसके साथ काशिफ और निम्रा की सालों पुरानी दुश्मनी थी, अब भी इस घर की हर खुशी पर आंखें गड़ाए बैठा था। पहले जब यह लोग औलाद से महरूम थे तो वह लोग दिल ही दिल में हंसते थे, और जब फूल पैदा हुआ तो उनकी नफरत ने जलन का रूप ले लिया। अब जब वह नौजवान हो गया तो वह नफरत जलन बन चुकी थी। इतनी तेज जलन कि उस घर की हर खुशी उन्हें खलने लगी थी। उन्हें अब लगने लगा था कि अगर काशिफ और निम्रा का बेटा इसी तरह खुश और जिंदा रहा तो उनकी हार मुकम्मल हो जाएगी। एक दिन उन दुश्मनों में से एक ने कहा, बहुत देख ली इनकी हंसी, अब इस फूल को खत्म होना ही पड़ेगा, तब जाकर इनका सुकून छीनेगा। बाकी लोग उसकी बात सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर एक बोला, अब सीधा वार नहीं किया जा सकता, लोग शक करेंगे, कुछ ऐसा करना होगा जो चालाकी से हो और हम पर उंगली भी ना उठे। सबकी आंखें एक दूसरे की तरफ घूमी, जैसे अब एक नया साजिश भरा दिमाग चलने लगा हो। उधर फूल को कुछ दिन से बुखार चढ़ा था। पहले तो हल्का सा था, लेकिन 2-3 दिन में हालत बिगड़ने लगी। उसकी आंखें सुस्त पड़ने लगीं, होंठ सूखने लगे और शरीर में ताकत नहीं रही। डॉक्टर तो गांव में था नहीं, और इत्तेफाक से काशिफ को शहर से अचानक बुलावा आ गया था। किसी जरूरी काम से 4 दिन के लिए निकलना पड़ा। जाते वक्त उसने फूल की हालत देखकर कई बार अपनी बीवी से कहा, अगर जरूरत हो तो बाहर से दवा ले आना, मैं जल्दी लौटूंगा। मगर उसे क्या पता था कि उसके जाने के बाद उसका बेटा और घर दोनों किसी खतरे की तरफ बढ़ने वाला। देखभाल करना उसका काम बन चुका हो। वो कभी चारपाई के नीचे बैठा रहता,
कभी पंजों से फूल के माथे को छूता, कभी अपने मुंह से उसके हाथ सहलाता। जब बहुत गर्मी होती तो वह अपनी पूंछ से धीरे धीरे फूल के चेहरे पर हवा करता, और जब फूल बेचैन होता तो उसके पास बैठकर सिसकियों में अपनी आवाज भर देता। मगर जैसे ही निम्रा कमरे में दाखिल होती, वो खरगोश दौड़कर कोने में चला जाता। अब भी वह औरत उसकी दुश्मन थी, पहले उसकी जान की, अब उसकी मौजूदगी की। वह समझता था कि फूल की मां उससे कभी प्यार नहीं करेगी, मगर फिर भी वह दूर बैठकर फूल पर नजर रखता, जैसे हर लम्हा अपनी जान से बढ़कर उसकी हिफाजत करना चाहता हो। उधर गांव के दूसरे कोने में वह दुश्मन अब अपनी साजिश को आगे बढ़ा रहे थे। जब उन्हें खबर मिली कि फूल बीमार है और काशिफ शहर गया हुआ है, तो उनके चेहरों पर अजीब सी मुस्कान फैल गई। अब मौका है, उनमें से एक बोला। अब इसे मारना जरा भी मुश्किल नहीं, कोई शोर भी नहीं होगा और कोई शक भी नहीं करेगा। फिर किसी ने राय दी, हमें किसी को भेजना चाहिए, कोई ऐसा जो शक के घेरे में ना आए। काफी देर तक सोचने के बाद उनमें से एक ने कहा, एक पुरानी बुढ़िया है, गांव में भीख मांगती है, सब उसे जानते हैं, उससे कोई सवाल नहीं करेगा। हम उसे कुछ पैसे देंगे और एक शीशी में जहर मिली हुई दवा उसके हाथ में देंगे। वह जाकर उस औरत से कहेगी कि यह दवा किसी शहर के हकीम ने दी है और यह पिलाने से बच्चा चंगा हो जाएगा। सबको यह बात जम गई। उन्होंने पैसे निकालकर उस बुढ़िया को बुलाया, जो फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए थी। हाथ कांपते थे लेकिन आवाज में दर्द था। उसे पैसे दिए और कहा, देख, तुझे सिर्फ यह बोतल इस औरत को देनी है। बस बोलना कि यह बड़ी मुश्किल से मिली है और इसे अपने बेटे को पिला देना, नहीं तो देर हो जाएगी। बुढ़िया ने पैसे लिए, शीशी थामी और चल पड़ी उस घर की तरफ जहां फूल की जान अधर में लटकी हुई थी। जब यह साजिशें हो रही थीं, वो बूढ़ा खरगोश उसी रास्ते के किनारे बैठा था। वो उस घर तक आ गया था जहां यह लोग बात कर रहे थे। पहले तो वह दाना चुगने आया था, मगर जब उसने इंसानों की आवाजों में कुछ ऐसा सुना जो उसे फूल की सांसों से जुड़ा लगा, तो वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं, कान तन गए, और फिर वह कई पल तक एक तक उन्हें देखता रहा। अगले दिन की सुबह एक आम सुबह थी, मगर किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन उस घर की जिंदगी का सबसे खतरनाक इम्तिहान बनने वाला है। काशिफ अब भी शहर में था और फूल चारपाई पर बीमार पड़ा था। आंखें बोझिल, शरीर बुखार में तपता हुआ और आवाज तक बाहर ना निकलती। गांव के उस कोने में जहां दुश्मनों की साजिशें पल रही थीं, सब कुछ प्लान तैयार हो चुका था। बुढ़िया को झर मिली हुई दवा सौंप दी गई थी और उसे हर बात अच्छे से समझा दिया गया था। कहना क्या है, कैसे कहना है और क्या लहजा रखना है। वो बुढ़िया दिखने में बिल्कुल मामूली थी। सफेद झुर्रियों से भरा चेहरा, कमर थोड़ी झुकी हुई, हाथों में लकड़ी की छड़ी और एक पुराना झोला जिसमें कई छोटे मोटे सामान लटके हुए थे, जैसे सैकड़ों घरों की दहलीज लांघ कर आई हो। उसने झोला उठाया, आंखों में झूठी हमदर्दी और होठों पर बनावटी थकावट का लिबास ओढ़ा और धीरे धीरे उस घर की तरफ चल पड़ी जहां फूल मौत और जिंदगी के दरमियान लेटा हुआ था। दोपहर का वक्त था। धूप अब घरों की दीवारों पर सरक रही थी। घर के आंगन में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। फूल चारपाई पर बेसुध पड़ा था और कोने में वही बूढ़ा खरगोश दुबका हुआ बैठा था। अब तक का हर मंजर देख चुका था और अब आगे क्या होने वाला है। शायद उसकी आंखों में कोई अनदेखा डर झांक रहा था। बाहर दरवाजे पर धीमी सी दस्तक हुई। थक थक थक। निम्रा उस वक्त रसोई में थी, पानी गर्म कर रही थी। दस्तक की आवाज सुनते ही उसका गुस्सा उबाल पर आ गया। अब कौन आ गया है इस वक्त? एक तो मेरा बेटा बीमार है, ऊपर से लोग भी तंग करने चले आते हैं। गालियां बुदबुदाती, पैर पटकती वह दरवाजे की तरफ आई। दरवाजा खोला और देखा, सामने एक पुरानी थकी हुई सी औरत खड़ी थी। निम्रा ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, कौन है तू? भीख मांगने आई है क्या? देख नहीं रही मेरा बेटा बीमार है और तू परेशान करने आ गई? बुढ़िया ने बहुत नरमी और बनावटी चिंता के साथ कहा, बेटी, मुझे पता चला कि तुम्हारा बेटा बीमार है। मुझे बहुत अफसोस है। मैं भी एक मां हूं, इसी गांव की रहने वाली हूं। मैं कोई भीख नहीं मांगती, ना ही कुछ बेचने आई हूं। बस यह छोटी सी दवा लाई हूं, किसी शहर के जानकार से लाई हूं। तू यह अपने बेटे को पिला देना, आराम आ जाएगा।
निम्रा पहले तो शक भरी निगाहों से बुढ़िया को देखने लगी, फिर बोली, तू क्या मुझे दवा बेचकर पैसे बनाना चाहती है? मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, अपने झोला उठाकर निकल जाए यहां से। बुढ़िया ने फिर दबी हुई आवाज में कहा, बेटी, मेरी औलाद भी मेरे पास नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। तू चाहे तो फेंक देना, मगर एक बार यह दवा अपने बेटे को पिला देना, शायद उसे आराम मिल जाए। निमरा की आंखों में अब लालसा उभरने लगी थी। फ्री की दवा, और अगर इससे मेरा बेटा ठीक हो गया तो? ये ख्याल आते ही उसका चेहरा नरम पड़ा। उसने बुढ़िया से वह शीशी झपट ली और कहा, ठीक है, रख देती हूं, जरा भी टाइम बर्बाद मत कर, निकल अब। बुढ़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना झोला समेटा, छड़ी टेकते हुए मुड़ी और उसी रास्ते लौटने लगी जिधर से आई थी। निम्रा ने जैसे ही वह शीशी हाथ में ली, उसे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। पहली बार कोई काम उसने अपने बेटे के लिए किया था जो शायद उसके बेटे को ठीक कर दे। उसका बेटा फूल कई दिनों से बेसुध था। उसके होठों पर मुस्कान नहीं आई थी, आंखें सुस्त और चेहरा पीला पड़ चुका था। उस वक्त उसके अंदर जो ममता जागी थी वह वैसी थी जैसी किसी आम मां के अंदर होनी चाहिए, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि वह ममता अब भी समझ से खाली थी, सोच से रहित थी। वह दवा क्या है, कहां से आई है, किसने दी है? इन सब सवालों को जाने बगैर वह बस एक ख्वाहिश में थी कि उसका बेटा ठीक हो जाए, चाहे जैसा भी रास्ता हो। उसने फूल के पास जाकर उसे हल्के से झिंझोड़ा। फूल ने आंखें खोलीं। होठों पर कमजोरी थी, मगर आवाज में अब भी सादगी थी। क्या हुआ मां? निम्रा ने जवाब दिया, देख, तेरे लिए दवा लाई हूं, बस ये पी ले, तू अभी ठीक होने लगेगा। कमरे के कोने में बैठे बूढ़े खरगोश की आंखें जैसे एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। उसने फूल की तरफ देखा, फिर उस शीशी की तरफ। शायद उसके जहन में अचानक वो मंजर दोबारा उभर आया, जब वो बुढ़िया उस शीशी को थामे हुए घर से निकल रही थी। उसकी चाल, उसका झोला, उसके होठों पर बनी मुस्कान और वह दुश्मन जो कोने से देख रहे थे। शायद खरगोश को समझ आ चुका था कि यह दवा नहीं, जहर है। जैसे ही निम्रा ने वह प्याला फूल के होठों तक लाने की कोशिश की, खरगोश एकदम से उछला और एक जोरदार छलांग लगाकर सीधे उस प्याले पर वार किया। प्याला नीचे गिर पड़ा, दवा जमीन पर छलक गई। फूल चौंक गया और निम्रा का तो जैसे खून खौल गया। ये तूने क्या कर दिया? वो चिल्लाई। मेरे बेटे को जो दवा पिलाने जा रही थी वो तूने गिरा दी, बदतमीज जानवर। मैं तुझे अभी वो डंडा उठाने ही वाली थी कि फूल ने अपने दोनों हाथों से मां का हाथ पकड़ लिया। नहीं मां, रहने दीजिए। हो सकता है यह कुछ जानता हो सकता है इसने कुछ महसूस किया हो। तू पागल हो गया है क्या? निम्रा चीखी। यह जानवर है, क्या अब यह हमें बताएगा कि दवा ठीक है या नहीं? अभी यह बहस चल ही रही थी कि इतने में घर की मुर्गी जो अक्सर आंगन में दाना चुगने आती थी वहां पहुंच गई। जमीन पर दवा फैली हुई थी, वो पारदर्शी सी तरल जिसमें कोई रंग, कोई गंध नहीं थी, मगर जहर छुपी थी। मुर्गी पास आई, सिर झुकाया और वह दवा चोंच से पी ली। निम्रा भागी। अरे हट जा, वो मेरे बेटे की दवा है। उसने प्याले की बची हुई थोड़ी सी दवा उठाई, मुर्गी को हटाया और पीछे हटकर फूल से बोली, देख बेटा, ये थोड़ी सी बची है इसे। लेकिन वह जुमला अधूरा रह गया। मुर्गी की टांगें कांपने लगी, उसकी चोंच खुली रह गई। वो जमीन पर गिर गई और तड़पने लगी, जैसे कोई अंदर ही अंदर फट रहा हो। सिर्फ कुछ ही सेकंड में वो मुर्गी मर चुकी थी। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। फूल अपनी जगह से उठकर बैठ गया, चेहरे पर डर और समझ दोनों थे। मां, ये क्या हुआ? निम्रा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे। अब उसे यकीन नहीं रहा कि वह बस दवा थी। अब उसके सामने था एक सच। अगर वह दवा फूल के हलक से उतर जाती तो शायद आज उसका बेटा सांस नहीं ले रहा होता। अभी वह सन्नाटे में ही थी कि दरवाजे की कुंडी खटकी। काशिफ वापस लौट आया था। वो घर में दाखिल हुआ। चेहरे पर सफर की थकान थी, मगर जब उसने देखा कि घर में एक मुर्दा मुर्गी पड़ी है, फूल के चेहरे पर हैरानी है और निम्रा के हाथ में दवा की शीशी है, तो उसके माथे पर शिकने पड़ गईं। क्या हुआ यहां? उसने खड़े लहजे में पूछा। निम्रा ने कांपती आवाज में सारी बात बताई। कैसे एक औरत दवा लेकर आई, कैसे उसने वह फूल को पिलाने की कोशिश की, कैसे खरगोश ने प्याला गिरा दिया और कैसे मुर्गी ने पीकर वहीं दम तोड़ दिया। काशिफ सब सुनता रहा और सुनते ही उसकी आंखों में वह चमक उभरी
जो चमक शायद बात की तह तक पहुंच जाती है। तू अभी भी इतनी बेवकूफ है निम्रा, उसने गुस्से से कहा। तुझे आज भी यह समझ में नहीं आया कि यह जानवर तुझसे ज्यादा समझदार है। अगर आज यह नहीं होता तो हमारा फूल वो बात अधूरी छोड़ दी। निम्रा ने कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर अब ना गुस्सा था ना अकड़, सिर्फ सन्नाटा, शर्म और शायद थोड़ी सी पछतावा। काशिफ ने खरगोश को गोद में उठाया। वह अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था, जैसे उसने अपना काम कर दिया हो। काशिफ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और फूल ने भी उठकर खरगोश को सहलाया। तू मेरा सच्चा दोस्त है, उसने धीमे से कहा। तभी अचानक खरगोश ने एक अजीब सी आवाज निकाली। न वह खुशी की थी न डर की। वह जैसे किसी तरफ इशारा कर रहा था। उसने अपने सिर को मोड़ा और घर के बाहर की तरफ देखने लगा। काशिफ ने उसकी आंखों का पीछा किया, फिर धीमे से बोला, मालूम होता है यह हमें कुछ बताना चाहता है। शायद बाहर कुछ छुपा है, कोई साजिश, कोई सुराग। फिर अचानक खरगोश अपनी जगह से उठा और बिना किसी आवाज के दरवाजे की तरफ चलने लगा। लेकिन यह कोई आम चलना नहीं था। वो बार बार रुकता, पीछे मुड़कर काशिफ को देखता, फिर एक अजीब सी सिसकी जैसी आवाज निकालता और दोबारा आगे बढ़ता। काशिफ ने कुछ पल देखा, फिर फूल की तरफ देखा, जो अब तक बिस्तर पर बैठा था। आंखों में होश था, मगर चेहरा अभी भी बुझा हुआ था। काशिफ ने धीरे से फूल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, मैं अभी आता हूं बेटा, लगता है तुम्हारा दोस्त मुझे कहीं ले जाना चाहता है। फिर वह खरगोश के पीछे पीछे घर से निकल पड़ा। गांव की गलियों में शाम उतरने लगी थी। मिट्टी के रास्ते, सूखे पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी बैल की हल्की सी घंटी बजने की आवाज। सब कुछ जैसे खामोशियों में लिपटा था। खरगोश हर कुछ कदम बाद एक धीमी सीटी जैसी ध्वनि निकालता और फिर आगे बढ़ जाता। उसकी चाल धीमी थी, मगर इरादा पक्का। काफी देर चलने के बाद खरगोश एक घर के पास जाकर रुक गया। वहीं घर था, गांव का वह कोना, वह पुराना मकान जिसके साथ उनकी बरसों पुरानी दुश्मनी थी। काशिफ का दिल धक धक करने लगा। वह कुछ पल वहीं खड़ा रहा। ये मुझे यहां क्यों लाया है? फिर उसने देखा, खरगोश अब चुप था, बस दीवार की ओर इशारा कर रहा था। काशिफ धीरे से दीवार के किनारे आकर बैठा और एक पत्थर की ओंठ से उस घर के अंदर झांकने लगा। अंदर वह दोनों आदमी बैठे थे, वहीं जिनसे बरसों पुराना झगड़ा था। उनके सामने एक बुढ़िया खड़ी थी, वही औरत जो दवा लेकर आई थी। उनमें से एक ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले, सुनहरे पुराने ढले हुए सिक्के, और बुढ़िया की हथेली पर रख दिए। काम अच्छा किया तूने बुढ़िया, वो आदमी बोला। अब तक तो उस औरत का लड़का मर चुका होगा। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अब देखो कैसे उसके घर में फिर सन्नाटा पसरता है, जैसे पहले था। बुढ़िया कुछ नहीं बोली, बस पैसों को झोले में डाला और निकलने लगी। काशिफ की आंखें यह सब देखती रहीं और उसकी रूह तक कांप उठी। उसे ऐसा लगा जैसे जमीन पैरों के नीचे से सरक गई हो। जिस बेटे को वह गोद में लेकर पाला, जो अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था, आज कुछ पैसों के लिए उसके कत्ल की कोशिश हुई, और वह भी इतनी चालाकी से। मगर काशिफ उस वक्त कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप लौट गया, सीधा गांव के बीचों बीच उस जगह गया, गांव के सरदार के पास। गांव के सरदार के सामने पहुंचकर उसने पूरी बात बिना रुके बिना घबराए सुना दी। कैसे एक बुढ़िया दवा लेकर आई, कैसे फूल ने वह पीने ही वाला था, कैसे खरगोश ने वह प्याला गिराया, कैसे मुर्गी ने पीकर दम तोड़ दिया, और कैसे वह खुद अपनी आंखों से उन दुश्मनों को बुढ़िया को पैसे देते हुए देखकर आया है। गांव के सरदार ने कुछ पल चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर गहरी सांस ली और अपने सिपाहियों को इशारा करते हुए कहा, तुरंत जाओ, इन तीनों को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। वह दोनों मर्द और वह बुढ़िया, तीनों को। सिपाही अपनी लाठियां संभालते हुए चल पड़े। अब इस साजिश का नकाब उतरने ही वाला था। थोड़ी ही देर बाद वह वक्त आ गया जब गांव के सरदार के सामने उस जालिम प्लान का पर्दाफाश होने वाला था। गर्मी अपने पूरे जोर पर थी, लेकिन गांव की पंचायत के चबूतरे पर आज हर चेहरा किसी और ही बेचैनी में भीगा हुआ था। गांव वाले एक एक कर जमा हो चुके थे। हर कोई जानना चाहता था कि क्या वाकई वो जो सुना है वह सच है। थोड़ी ही देर में गांव के दो सबसे बदनाम और चालाक मर्द, वहीं जो बरसों से अंदर ही अंदर दुश्मनी का जहर पाले बैठे थे, और साथ में वह बूढ़ी औरत
जिसकी झुकी कमर और कांपते हाथों में अब डर साफ नजर आ रहा था। सिपाहियों की गिरफ्त में सरदार के सामने पेश किए गए। चारों तरफ खामोशी तारी थी, जैसे हवाएं भी रुक गई हों। गांव का सरदार एक बूढ़ा लेकिन तजुर्बेकार शख्स, जिसने गांव की कई पीढ़ियां अपनी आंखों से जवान होते देखी थीं, अपने ऊंचे तख्त पर बैठा था। उसका चेहरा सख्त था। सरदार ने पहले उन दोनों मर्दों की तरफ देखा और गरजती हुई आवाज में कहा, बताओ, क्या यह इल्जाम सच है? क्या तुमने इस औरत के बेटे को मारने की साजिश की? उन दोनों ने जोर से कहा, नहीं सरदार साहब, यह हम पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। हम तो बस अपने काम से काम रखते। ना किसी से बैर, ना किसी से जलन। लेकिन इससे पहले कि उनकी यह सफाई किसी को चौंकाने का मौका देती, सरदार ने अपनी आंखें बुढ़िया की तरफ फेर लीं और सख्त लहजे में पूछा, अब तू बता, तुझे किसने भेजा था? सच सच बता दे, वरना सज्जा के लिए तैयार रह। बुढ़िया, जो अब तक खामोश खड़ी थी, उसका जिस्म कांपने लगा। आंखों में आंसू आ गए और थरथराती हुई आवाज में कहने लगी, माफ कर दो सरदार साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन दोनों आदमियों ने मुझे पैसे दिए थे। सोने के सिक्के कहा था कि उस औरत के बेटे को यह दवा पिला देना। मुझे क्या पता था कि यह दवा जहरीली है। मैंने तो बस उनके कहने पर वह दवा पहुंचा दी। गांव में जैसे एकदम से खलबली मच गई। सबके चेहरे हैरत से खुले के खुले रह गए। सरदार ने गुस्से से मुट्ठी भी ली और फिर उन दोनों आदमियों से पूछा, अब बताओ, क्या यह बुढ़िया झूठ बोल रही है? वो दोनों बगलें झांकने लगे, लेकिन जब सरदार ने कहा कि अगर सच नहीं बताया तो सजा और भी सख्त होगी, तो एक धीरे से बोला, हाँ हाँ, हमने ही भेजी थी वह दवा। हमें इस आदमी से पुरानी दुश्मनी थी। ये लोग हमेशा खुश रहते थे। इनकी बीवी अब सुधर चुकी थी, लेकिन हमें इनका यूं मुस्कुराना पसंद नहीं था। हमारा दिल जलता था। हम चाहते थे कि इनका बेटा मर जाए ताकि यह रोएं, तड़पें, जैसे कभी हमने भी अपनी जिंदगी में दर्द झेला था। सरदार ने हैरत और अफसोस के साथ उनकी बातें सुनी और फिर पूछा, कब से चल रहा है यह सब? बताओ, क्या पहली बार कोशिश की थी? तभी दूसरा आदमी बोल पड़ा, एक बार हमने अपना कुत्ता छोड़ा था इस औरत के बेटे को मारने के लिए, लेकिन उस वक्त इनके घर में 2 खरगोश रहते थे। उन्होंने हमारे कुत्ते पर हमला कर दिया था। हमारा कुत्ता जख्मी हो गया और भाग गया। बच्चा बच गया। अब पंचायत के चबूतरे पर सन्नाटा फैल चुका था। सबकी आंखों में गुस्सा, अफसोस और हैरानी तैर रही थी। कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि इंसान जिसे अक्लमंद माना जाता है, इतनी नीच हरकत पर उतर सकता है। वो औरत जिसे अब तक गांव भर में बदतमीज और जालिम कहा जाता था, चुपचाप एक किनारे खड़ी यह सब सुन रही थी। जब उसने यह सुना कि कैसे एक बेजुबान खरगोश ने उसकी कोख से पैदा हुए बेटे की जान बचाने की कोशिश की थी, वह भी 2-2 बार, तो उसका चेहरा ऐसा हो गया जैसे उस पर किसी ने ठंडे पानी की छींटें मार दी हों। उसकी आंखों से बहते आंसू अब पछतावे की शक्ल में जमीन पर गिर रहे थे। उसने पीछे देखा। वही खरगोश जो अब भी चुपचाप दूर बैठा सब देख रहा था, जैसे उसे यह सब समझ भी आ रहा हो। सरदार ने जोर से ऐलान किया, इन दोनों मर्दों को और इस बुढ़िया को गांव की जेल में डाल दिया जाए। इंसाफ का यही तकाजा है कि जो दूसरों की जान के दुश्मन बने, उन्हें सजा मिले। और यह भी याद रखा जाए कि किसी की खुशी देखकर जलना बहुत बड़ी बीमारी है, जो दिल को खा जाती है और शायद इंसान को भी। सिपाही आगे बढ़े, तीनों को पकड़कर ले गए और गांव वालों ने चैन की सांस ली। उसके बाद काशिफ और उसकी बीवी, जो अब पहले जैसी ना रही थी, अपने घर लौट आए। घर वह जगह थी जहां अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस हो रहा था। उनका बेटा जो बीमार था, अब पहले से बेहतर लग रहा था। काशिफ ने उसके इलाज का पूरा इंतजाम किया और कुछ ही हफ्तों में उनका बेटा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। अब जब वह जवान लड़का घर के आंगन में चलता तो खरगोश उसके पीछे पीछे आता। लेकिन अब वह नजारा देखने वाली बात यह थी कि जिस औरत को कभी खरगोश से नफरत थी, अब वही औरत अपने हाथों से उसे खाने के लिए सब्जी और रोटी देती, उसके बालों पर हाथ फेरती। वह औरत अब समझ चुकी थी कि इंसान का दिल अगर साफ हो जाए तो परिंदों और जानवरों से भी मोहब्बत की जा सकती है। और इस तरह वह लोग खुशी खुशी रहने लगे और कहानी खत्म।